नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कर रहे हैं सॉल्व। और आइए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की हम लोग करते हैं बात। बहुत ही मन से, बहुत ही तन्मयता से इन प्रश्नों को सुनिए, समझिए। ये सारे प्रश्न कॉन्सेप्टुअल हैं और ये आपके इंपॉर्टेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन कह रहा है इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट इन इलास्टिक नेचर कमोडिटी। मतलब एक कोई देश है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है बिलोचेदार वस्तुओं को, ऐसी वस्तुओं को एक्सपोर्ट कर रहा है जो इन इलास्टिक नेचर की है, एंड आल्सो इंपोर्ट इन इलास्टिक नेचर प्रोडक्ट। और जो आयात कर रहा है वो भी इन इलास्टिक नेचर के प्रोडक्ट को कर रहा है। तो ऐसे में डिवेल्युएशन मैक्स बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल, बैलेंस ऑफ ट्रेड न्यूट्रल, बैलेंस ऑफ ट्रेड एडवर्स, नन ऑफ दीज। देखिए ऐसे प्रश्नों पे हम लोग पहले भी विचार किए हैं और मैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद डिवेल्युएशन पे वीडियो बनाया उसमें भी क्लियर है। अगर कोई देश है जो इन इलास्टिक नेचर के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहा है, इन इलास्टिक, तो अगर आप डिवेल्युएशन करते हो तो डिवेल्युएशन में एक्सपोर्ट प्राइसेज जो है रिड्यूस हो जाती हैं, एक्सपोर्ट की जो आपकी प्राइसेज वो कम हो जाती हैं और ये इंटरनेशनली बहुत ही लुक्रेटिव हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती है, क्योंकि वो सस्ता मिलती है विदेशियों को। लेकिन आप देखिए, अगर आपके एक्सपोर्ट इन इलास्टिक है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मछली का कर रहे हैं, चाय का कर रहे हैं, कॉफी का कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो प्रोडक्ट प्राइस इनका कम हो भी जाए तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। और अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो आपके वहां डॉलर का इनफ्लो नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर इन इलास्टिक नेचर का कोई इकोनॉमी एक्सपोर्ट करता है और साथ ही साथ इन इलास्टिक नेचर के प्रोडक्ट का इंपोर्ट भी करता है, तो इंपोर्ट में आप देखते हैं डिवेल्युएशन में क्या करता है कि जो डिवेल्युएशन से जो इंपोर्ट प्राइसेज होती हैं, इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जिससे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से चीजों को कम मंगाते हैं। लेकिन अगर वो चीज इन इलास्टिक नेचर की है और जिसके सब्स्टिट्यूट हमारे पास है ही नहीं, तो प्राइस बढ़ने के बावजूद भी हम उन आयातों को करते रहेंगे। इसका मतलब आयात कम नहीं होगा, उसकी डिमांड कम नहीं होगी और हमको ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब डॉलर आया कम और डॉलर गया ज्यादा। ऐसे में दोस्तों आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि डिवेल्युएशन करने से कोई फायदा नहीं होगा और उल्टा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव ना होके हो जाएगा एडवर्स। तो इसका सही आंसर है सी, बैलेंस ऑफ ट्रेड एडवर्स। अगर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट ऐसे स्ट्रक्चर है और इंपोर्ट का ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो इन इलास्टिक नेचर की हैं, इन इलास्टिक नेचर का मतलब होता है बेलोचदार वस्तुएं, तो ऐसे देश को कभी डिवेल्युएशन करना नहीं चाहिए। डिवेल्युएशन करने से कोई फायदा नहीं होगा, उल्टे उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब होगी, डॉलर आएगा कम और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से अपने मन में बैठा लीजिए। अब देखिए इंडियन एक्सचेंज रेट, भारत का जो एक्सचेंज रेट है, वो विनिमय दर है, उस पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का जो विनिमय दर है वो कैसा है। विनिमय दर आप जानते हैं, विनिमय दर क्या होता है। विनिमय दर का मतलब है कि अगर मैं कहता हूं $1 बराबर 74 रुपीज, तो $1 इज इक्वल टू 74 रुपीज। ये है डॉलर और रुपए के बीच एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है, यूनिट प्राइस ऑफ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो एक यूनिट की प्राइस अगर आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल करेंसी की एक यूनिट की प्राइस, यहाँ पे एक यूनिट की प्राइस है 74 रुपीज, तो 1 यूनिट प्राइस है 74 रुपीज, ये है एक्सचेंज रेट। अब ये भारत में जो है क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, मैनेज फ्लो सिस्टम है, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए भारत में जो एक्सचेंज रेट का सिस्टम है वो फिक्स नहीं है। आप देखते हैं कि $1 बराबर 45 होता है, फिर $1 इक्वल टू देखते हैं आप 60 हो जाता है, $1 इक्वल टू आपने देखा अभी 79 हो गया था, और $1 इक्वल टू फिर घट के 74। मतलब भारत में डॉलर और रुपए के बीच, या फिर यूरो या रुपए के बीच, या पौंड और रुपए के बीच जो एक्सचेंज रेट है ना, वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन दोस्तों फ्लेक्सिबल तो है, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल इसे मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ी है। जब भी पानी सर के ऊपर होता है तो आरबीआई इसमें इंटरवेन करता है और एक रेशनल लिमिट में हमेशा ही एक्सचेंज रेट को बनाना चाहता है। इसका मतलब है कि जब भी हम सुनते हैं कि $1 बराबर 80 हो गया, 79 हो गया, ऐसे में भारत में आप देखेंगे आरबीआई एक्टिवेट हो जाएगा और मार्केट में डॉलर की आपूर्ति करेगा और स्टरलाइजेशन की पॉलिसी से हम कहते हैं, स्टरलाइज करने का प्रयास करता है, स्टरलाइजेशन पॉलिसी। आप देखेंगे कई बार स्टरलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। अगर भारत में आप देखेंगे रुपया कमजोर होने लगेगा और डॉलर की
स्कार्सिटी हो जाएगी, तो ऐसे में आरबीआई तुरंत डॉलर को जो है मार्केट में सेल करना शुरू कर देगा अपने भंडार से, जिससे कि डॉलर की आपूर्ति बढ़ाई जाए, जिससे रुपया को फिर से मजबूत बनाया जा सके। इसी तरह अगर मान लो कि आपने देखा कि 2009 में जो है सब प्राइम क्राइसिस आया था, ऐसे में भारत का रुपया बहुत मजबूत हो गया था। $1 इक्वल टू देखिए 40 रुपए 42 रुपए तक आ गया था। ऐसे में जब भारत में आप देखेंगे डॉलर का इनफ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है और रुपया बहुत मजबूत होने लगता है, तो ऐसे में आरबीआई फिर स्टेबलाइज करता है और डॉलर को खरीदना शुरू कर देता है ताकि डॉलर की सप्लाई को कम करे। तो दोस्तों भारत में जो एक्सचेंज रेट है ना, वो बेसिकली मैनेज फ्लोट सिस्टम है। मतलब फ्लोट तो है, मतलब डॉलर और रुपए के बीच की वैल्यू चेंज तो होगी, लेकिन वो अनलिमिटेड चेंज नहीं होगी, उसको आरबीआई के द्वारा इंटरवीन किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको हम मैनेज फ्लोट सिस्टम कहते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भारत में कौन सी प्रणाली है। तो भारत में दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भारत में जो एक्सचेंज रेट की प्रणाली है वो मैनेज फ्लोट सिस्टम है, और ये जो है आरबीआई के द्वारा एक्सचेंज रेट को मैनेज हमेशा करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए इस सिस्टम को हम मैनेज फ्लोट सिस्टम कहते हैं। तो आगे आइए प्रश्न पे आइए विचार करते हैं। लर्म्स, ये आपने सुना होगा, मैंने इसे अपने वीडियो में बताया है। RLERMS, याद करिए 1992 में भारत में लर्म्स आया था, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने देखा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर सवाल पूछा गया है। तो जो 1992 में हमारे वहां लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम आया था, ये बेसिकली एक डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम था। डुअल एक्सचेंज रेट, जैसे मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर, अगर मान लो कोई एक्सपोर्टर अगर $100 कमाता है, तो इसमें यह था कि वो जो 60% गवर्नमेंट उसको रूपी पे करेगी, वो ऑफिशियल रेट, सॉरी वो मार्केट रेट पे करेगी, और जो 40% उसको जो है रूपी पे किएगी वो ऑफिशियल रेट पे करेगी। मतलब ये हुआ कि दो तरह के रेट थे एक डुअल एक्सचेंज रेट में, एक वो रेट जो मार्केट ने डिसाइड किया था, और ये एक रेट जो सरकार ने डिसाइड किया था। जैसे मान लो कि $100 मैंने परचेज की, $100 मैंने कमाया, $100, और मान लो कि मार्केट में जो है $1 की प्राइस है 75 रुपया। तो नियम तो ये हो गया कि गवर्नमेंट मुझे 7500 रुपीज दे दे। बट गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हमारे पास आप $100 लेके आएंगे तो हमारे पास दो रेट है, 60% मैं आपको दूंगा, 60 रुपया मैं तो दूंगा 75 रुपए पे, बाकी का जो 40 रुपया है वो हम आपको सिर्फ 50 रुपए पे देंगे। इसका मतलब जो आपको 7500 मिलना चाहिए, अब 7500 रुपये नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको जो है कुछ कम पैसे मिलेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए, यहाँ पे आपका जो 75 होना चाहिए था वो जो है हो गया है आपका 50। मतलब लगभग मान लीजिए 200 रुपया, मैं एस्टिमेट कर रहा हूं, 200 रुपया आपको कम मिला। एक्चुअली में इससे एक्सपोर्टर को घाटा हो रहा था, एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स था जो इनके ऊपर लगाया जा रहा था। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी जिसे बाद में जो है हटा भी दिया गया था। इसी को हम लर्म्स कहते हैं, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें डुअल एक्सचेंज सिस्टम था। एक मार्केट रेट था जो मार्केट ने डिटरमाइन की थी, और एक ऑफिशियल रेट था जो कम होता था मार्केट रेट से, जिससे गवर्नमेंट आपको कम डॉलर पे करती थी, कम रुपये पे करती थी $1 के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया, लर्म्स रिप्रेजेंट एन एक्सचेंज रेट सिस्टम, एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिस्टम, एन इन्फ्लेशन रेट, या फिर नन ऑफ दिस। तो नो डाउट ये एक्सचेंज रेट सिस्टम था, अनएम्प्लॉयमेंट से, इन्फ्लेशन से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन थ्योरी। कौन सी जो है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन की थ्योरी नहीं है? गोल्ड पैरिटी थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, एक्सचेंज फ्लोट बास्केट थ्योरी। देखिए दोस्तों, गोल्ड पैरिटी थ्योरी एक ट्रेडिशनल थ्योरी है जिसमें हम देखते हैं कि जब दो देशों की करेंसियां गोल्ड में, जैसे मान लो कि यूएस है और इंडिया है, यूएस में भी गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा है और इंडिया में भी गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा है, तो ऐसे में जो एक्सचेंज रेट हम निकालते थे गोल्ड पैरिटी पे करते थे। हम देखते थे कि दो देशों के बीच जो गोल्ड चल रहा है उसका वेट क्या है और उसकी प्योरिटी क्या है। वेट और प्योरिटी के आधार पर हम देख लेते थे कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। जैसे मान लो कि इंडिया का 10 ग्राम का है और ये 22 कैरेट का है, इसी तरह से जो है यूएस का जो है 20 ग्राम का है और ये भी 22 कैरेट का है, तो हम दो रुपया देके, दो क्वाइन देके यूएस से एक ले लेंगे, और ये वेट और प्योरिटी के आधार पे हो रहा है। तो इसी को गोल्ड पैरिटी थ्योरी कहते थे। तो ये एक्सचेंज डिटर्मिनेशन का एक परंपरागत ट्रेडिशनल थ्योरी रहा है। दूसरा परचेजिंग पावर थ्योरी, ये गुस्ताव कैसल ने दिया था।
ये गुस्ताव कैसल ने दिया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसपे मैंने आपसे बात किया, पूरा एक वीडियो बनाया है। इसमें जो है हम देखते हैं कि दो देशों में बास्केट ले लेते हैं और बास्केट में हम देखते हैं कि सेम आइडेंटिकल बास्केट को परचेज करने के लिए आपको यूएस में कितने डॉलर देने पड़े और इंडिया में कितना रुपये। मान लो कि इस बास्केट को खरीदने के लिए यूएस में $100 देने पड़े और भारत में 4500 रुपए देने पड़े, तो इसका मतलब यहाँ $1 बराबर 45 रुपया होगा। तो ये जो है गुस्ताव कैसल ने परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी लेके आए थे, जिसका उद्देश्य था एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना। बट अब जो है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ इससे हैप्पीनेस को और डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, न कि एक्सचेंज रेट को। बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी जो आजकल आधुनिक सिद्धांत है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी है, जिसमें हम देखते हैं कि डॉलर का इनफ्लो और आउटफ्लो कितना हो रहा है और इसी आधार पर एक्सचेंज रेट निकालते हैं, जिसमें डॉलर की डिमांड और डॉलर की सप्लाई की बात की जाती है। एक्सचेंज फ्लोट बास्केट थ्योरी ये कोई एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन की थ्योरी नहीं है, तो यही विकल्प डी सही होगा आपका। ये कोई ऐसी थ्योरी नहीं है, ये कोई ऐसी थ्योरी नहीं है एक्सचेंज रेट फ्लोट बास्केट सिस्टम। तो ये जो है आपका डी जो है सही है। तो दोस्तों ये जो है इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न थे जिसपे हम विचार कर रहे थे। पूरे तन्मयता के साथ, पूरे ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन से, ऊर्जा के साथ लगे रहिए, हार मत मानिए, हारिएगा नहीं, बस चलते रहिएगा, चलते रहिएगा। दौड़ने की जरूरत नहीं है, रुकने की जरूरत नहीं है। पेंडेमिक का समय है, घर पे रहिए, खुश रहिए, माँ बाप को खुश रखिए, माँ बाप की सेवा करिए, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा अपने लाइफ के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए। अपनों का और अपने का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।